गांधी पार्क निकट जनमंच सभागार में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले समर्थकों का सम्मेलन आयोजित पहुंचे पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष। आपको बता दें, पूर्व मंत्री एवं विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में गांधी पार्क निकट जनमंच सभागार में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले समर्थकों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया पहुंचे। हजारों की संख्या में समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर आज जनपद सहारनपुर में एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ से विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे आदरणीय संजय गर्ग जी के साथ कुछ कार्यकर्ता दल में सम्मिलित होना चाहते थे। वो लखनऊ में ज्वाइनिंग के कारण वो उस समय नहीं ज्वाइन हुए थे। तो आज एक बड़ी संख्या में सहारनपुर में समाजवादी पार्टी को छोड़ के, बसपा को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं इस भाजपा परिवार में सर्वप्रथम तो उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं वो दूसरे दलों में जो थे उस दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। हम उनका अभिनंदन भी करेंगे, सम्मान भी रखेंगे और संजय गर्ग जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में भाजपा परिवार में कार्यकर्ताओं को जो उनके साथ समाजवादी पार्टी में थे आज भाजपा ज्वाइन कराने का काम। परिवार बड़ा होता है, बड़े प्रसन्नता का विषय है और सबसे बड़ी बात यह है हमारे लिए कि माननीय मोदी जी के प्रति, माननीय योगी जी के प्रति देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विशेष लगाव है। उनसे प्रेरित होकर लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं और सहारनपुर लोकसभा दुर्भाग्यवश हम पिछली बार हार गए थे। इन लोगों के आने से और हमें मजबूती मिलेगी और इस बार जो आंधी है भाजपा की, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में किसी का खाता भी खुलने वाला है। 80 में से 80 लोकसभा भाजपा जीतने वाली है। ये 1 नंबर लोकसभा है, ये जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी थी और आज का जो माहौल है उसे देख के लगता है भारी बहुमत से इस लोकसभा को जीत। मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, वो भटक चुके हैं पूरी तरह से। वो जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सत्ता में आए थे, आज वो उसके गर्त में डूब चुके हैं और उसी का परिणाम है कि वो सलाखों के पीछे है। मित्रों, आप देखिए, वो शोर मचाते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई है, आज उसके साथ गठबंधन है। वो जिन जिन पार्टियों के बारे में गालियां देते थे, जिन नेताओं को कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के गठबंधन में है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसी में संलिप्त हो चुके हैं, इसी के कारण आज वो जेल। मैं इतना कहूंगा कि हम कानून व्यवस्था का देश में रहते हैं और कानून व्यवस्था के देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती और कानून का पालन करने वाली सरकार है हमारी। ये दुर्घटनाएं भी होती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं और क्या घर से बाहर हृदय गति की रुक जाने से मृत्यु नहीं होती क्या? 20-20 साल के नौजवान को हार्ट अटैक आ रहा है। यदि उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो इसमें किस चीज की संलिप्तता है? बीमारी के कारण यदि मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, तो उसमें सरकार की कहाँ संलिप्तता हो गई? कहाँ से प्रशासन? ये आरोप लगाना इसलिए तो उनके पास मुद्दे नहीं है। इसको पूरा विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता था, लेकिन जनता भी जानती है और आम जनमानस जागरूक है, वो जानता है कि भाजपा की सरकार कहीं भी रही हो, हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते। हम सबका सम्मान करते हैं, कानून में विश्वास। जिला अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर आरोग्य मित्रों ने सौंपा ज्ञापन, दी जानकारी।
आपको बता दें, समस्त आरोग्य मित्र जिला अस्पताल स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान समस्त आरोग्य मित्रों का कहना था कि सरकार ने उनका अनुबंध खत्म कर दिया है, जबकि उन्होंने आयुष्मान योजना में सहारनपुर को नंबर 1 स्थान पर पहुंचाने का काम किया। अपनी समस्या के समाधान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम कंवर चंद सर। कहाँ से है, क्या मामला है? मैं आयुष्मान मित्र हूँ सर, सरकारी अस्पताल गंगो। क्या सर मामला है जिसको लेकर आप सर हमारी समस्या है, प्रधानमंत्री की हमारी जन आरोग्य योजना चल रही है सर, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, जिसके द्वारा हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। सर हम लोगों की नियुक्ति 2018 में हुई थी। हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। इससे कुछ प्रभावित होकर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 2020 में दीपावली के उपलक्ष्य में हमारी 5,000 थी सैलरी, उन्होंने बढ़ाकर हमारा मानदेय 10,000 रुपये कर दिया। उसके बाद सर हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर इस योजना का प्रचार प्रसार किया और इस योजना को जन जन पहुंचाने का काम किया। और ये इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने दिसंबर 2023 को अपने जिलों को पूरे प्रदेश में आयुष्मान अभियान में नंबर 1 पे लाए हम लोग। कोरोना काल में भी हम लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्यूटी की और लोगों की सेवा की। और साथियों, आज हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और हमारा अनुबंध सरकार ने खत्म कर दिया है। और हमारी विनती है कि हम ये चाहते हैं कि शासन हमारा अनुबंध आगे बढ़ाए। और हम लोगों को 6 साल हो गए सर कार्य करते हुए। तो आपकी जगह किसे कार्य दिया गया है? हमारी जगह सर एक राइटर नाम की प्राइवेट कंपनी है, उसको सरकार ने हायर कर लिया है। तो इसकी वजह से कितने लोग प्रभावित हुए हैं? जो अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो 14 से 40 लोग हैं हम सर, हम सब लोग प्रभावित हुए हैं। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि शासन द्वारा, आप लोगों के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान करा जाए और हमारा अनुबंध बढ़ाया जाए। नहीं होता तो आगे क्या? नहीं होता कार्य बहिष्कार रहेगा सर, जब तक हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। 1 तारीख से अभी तक कार्य बहिष्कार है। भीम आर्मी व आसपा काशीराम प्रमुख को गोली मारने की धमकी देने के मामले में कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र। आपको बता दें, भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिला अध्यक्ष करणवीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे। एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को सौंपते हुए उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। मेरा नाम करणवीर सिंह है, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। आज आप पुलिस लाइन पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है ये? देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है चंद्रशेखर आजाद जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मार दी गई थी देवबंद के अंदर। लेकिन 2 तारीख को अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है और उसमें ये कह रहा है वो लड़का कि मैं चंद्रशेखर आजाद जी को पहले तो बच गया, लेकिन वो पहले भी मेरी मासी के लड़के ने गोली मारी है, लेकिन अब पहले तो बच गया लेकिन अब नहीं बच पाएगा। मैं उसका जो है गोली मारूंगा और उसकी जान संभालने का पूरा काम सोच रहे हैं। कहाँ का लड़का है वो? कौन? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं है कहाँ का लड़का है, कौन है, लेकिन उसका नंबर मेरे पास में है, जिस नंबर से उसने गाली गलौज किया और पूरे समाज को जो है गाली गलौज कर रहा है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को धमकी दे रहा है और गोली मारने से, दोबारा से गोली मारने का के लिए कह रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी अपशब्दों का उसने बोला है। चंद्रशेखर जी को अब तो सुरक्षा मिल गई है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मिलने के बावजूद भी तब देखिए कितने हौसले बुलंद है। और अब किसी का फोन भी आया कि हाँ उसको जो है माफ़ कर दीजिए, उसको जो है बुला लेंगे हम, लेकिन देखिए बीजेपी नेता ऐसा फोन भी कर रहे हैं। कितना बड़ा अत्याचार है। कौन नेता है, क्या नाम? अभी नाम नहीं मुझे उसने बताया क्या नाम है, लेकिन बीजेपी नेता का किसी का फोन आया था कि हाँ उसको जो है माफ़ कर दीजिए, वो आगे से नहीं ऐसा करेगा। किस तरह की धमकी दी है उसने? उसने कहा कि गोली पहले तो बच गया लेकिन अब भी जो है बच नहीं पाएगा। आज आप कहाँ आए थे, किससे मिले? आज हम एसएसपी महोदय से मिलने के लिए आए हैं और अपने ज्ञापन के माध्यम से जो है अवगत कराना चाहेंगे। एसएसपी साहब से बात करेंगे। ठीक है, बताओ। हकीकत नगर स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल की बैठक का हुआ आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल की बैठक राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुई।
इस दौरान चौधरी निरपाल सिंह ने कहा कि 6 अप्रैल को हमारे नेता जयंत चौधरी सहारनपुर आ रहे हैं। सहारनपुर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जयंत चौधरी की 7 अप्रैल को सरसावा के गदरेहड़ी गांव में आयोजित किसान मजदूर रैली को रद्द कर दिया गया है। वह 7 अप्रैल की जगह 6 अप्रैल को सहारनपुर में आएंगे। आज जो मीटिंग है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी परसों 6 अप्रैल को सहारनपुर में आ रहे हैं और उनके भव्य स्वागत की तैयारी के लिए, नेताजी के स्वागत के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई है कि किस तरह नेताजी का स्वागत किया जाएगा और नेताजी का स्वागत करके रैली स्थित स्थल तक ले जाया जाएगा। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी, वो भी परसों आ रहे हैं, तो उनके साथ साथ ही हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी रैली को संबोधित करेंगे और उसीलिए आज मीटिंग बुलाई है कि जो है उनकी तैयारियों का पूरा हम आज खाका तैयार कर रहे हैं। हमारे नेता को ताकत मिले, नेताजी को बढ़ावा मिले, पार्टी को ताकत मिले, तो उनके हम सिपाही सब लोग मिलके इसी कोशिश में करते रहते हैं। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज जयंत चौधरी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, राष्ट्रीय लोकदल की ताकत बढ़ रही है, सब पार्टियों में बेचैनी है और हमारे नेता रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस देश की तस्वीर तकदीर बदलने के लिए, चुनाव जितवाने के लिए, और चुनाव के बाद अब की बार 400 पार सरकार बनेगी और किसान मजदूर युवाओं की सरकार होगी। इस बार बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम सब लोग माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देशानुसार, अपने नेता के आदेशानुसार हम रात दिन सब लोग मेहनत कर रहे हैं। गणेशपुरम कॉलोनी में बंद मकान में लगी आग, मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम। आपको बता दें, देवबंद में रेलवे स्टेशन के समीप गणेशपुरम कॉलोनी में बंद मकान में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मकान में रहने वाला राहुल पत्नी रीना को खतौली के एक अस्पताल में लेकर गया था। उसके जाने के बाद मकान से आग की लपटें एवं धुआं निकलता देख क्षेत्रवासी मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसकी सूचना क्षेत्रवासियों ने फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मकान के दरवाजे को तोड़ा और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाबी महासंगठन के पदाधिकारियों ने की बैठक, किया विचार विमर्श। आपको बता दें, जनता रोड स्थित गोविंद विहार कॉलोनी माहीपुरा में पंजाबी महासंगठन के पदाधिकारियों ने लोकसभा चुनाव 2024 हेतु पंजाबी समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। बैठक में वक्ताओं के द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए, जिसमें देश हित में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने हेतु सहारनपुर संसदीय सीट से राघव लखनपाल शर्मा को विजय बनाने का संकल्प लिया गया। एमपी चावला बने मॉर्निंग क्लब के अध्यक्ष सतीश कोषाध्यक्ष। आपको बता दें, शहर की प्रसिद्ध संस्था फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब के वार्षिक चुनाव में शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े एमपी सिंह चावला को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया एवं क्लब के वरिष्ठ सदस्य सतीश कुक्कड़ को कोषाध्यक्ष। पिछले एक सप्ताह के मंथन के बाद क्लब के चुनाव अधिकारी राकेश सचदेवा की अध्यक्षता में पूर्व अध्यक्षों की टीम ने सभी सदस्यों एवं पूर्व पदाधिकारियों की राय लेकर कंपनी गार्डन भ्रमण के पश्चात यह निर्णय लिया। बेटे के हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी से लगाई गुहार। आपको बता दें, बीती 31 मार्च को थाना सदर बाजार क्षेत्र के गोविंद नगर के पठानपुरा में घर के बाहर घूम रहे युवक नमन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हत्यारोपी फरार हो गया था। परिजनों ने थाना सदर बाजार में पड़ोस में रहने वाले सचिन पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई न होने के चलते परिजनों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम सतीश, मैं नमन का पिता हूँ। मेरा कमाऊ बेटा था, 2 बेटे मेरे, मगर मैं उससे जाने से बहुत दुख हुआ है, क्योंकि करता था वही था। मैं तो बीमार रहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और भी मेरे आपसे अब भी ये बच्चों को छोटे नौकरी मिले अच्छी सी, हाँ वो तो नौकरी जो अपना जीवन सिक्योर हो। मेरे घर में घर संभालने वाला कोई नहीं है। सिर्फ मैं तक माना, मैं तबीयत खराब थी, बेटा था, बेटे को उन्होंने मार दिया। अंजू देवी। क्या मामला हुआ और क्या कार्रवाई चाहते हैं? मामला कुछ नहीं था, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को गोली मार के हत्या की है, हमें इंसाफ चाहिए। मारने वाले कौन लोग थे? मारने वाला गली का ही एक लड़का है। क्या नाम है उसका?
सचिन दुद्दू। सचिन, वैसे घर का नाम दुद्दू है उसका। हमें इंसाफ चाहिए। तो क्या वो गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। 4 दिन हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप उसके खिलाफ? जैसे कड़ी से कड़ी एनकाउंटर चाहिए। एनकाउंटर, जिस जगह पे मेरे बेटे को गोली मारी है, मुझे उसी जगह पे उसका एनकाउंटर चाहिए। गली में औरों को भी धमकी दे रखी है, औरों को भी धमकी है। खतरा है गली के बच्चों को। और भी बच्चे हैं गली में। कहता था कि मतलब इनके घर के सभी लड़कों को मैं मारूंगा। और इनको 2 बार दौरे पड़ चुके हैं, लेकिन ये शरीर से टूट चुके हैं, ये कमाने लायक नहीं है। मेरा बेटा छोटा है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है। वो मेरा घर कौन संभालेगा? उसको सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। मैं ये चाहती। जनता पैलेस निकट जमीयत हिमायतुल इस्लाम द्वारा की गई 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के प्लान को लेकर प्रेस वार्ता। आपको बता दें, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल के द्वारा 62 फुटा रोड स्थित जनता पैलेस निकट 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिमों के प्लान के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान कारी अबरार जमाल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के खिलाफ वोट करे। उन्होंने सहारनपुर से इंडिया गठबंधन के बहिष्कार का ऐलान किया है। देखिए, मुसलमान इस बार एक तरफा किसी को वोट नहीं करेगा। मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया है बीजेपी को हराने का या कांग्रेस को जिताने का या विपक्षी किसी भी पार्टी को जिताने का। कितने टिकट इन लोगों ने मुसलमानों को दिए? जहां जो सीट मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र है और जहां मुसलमान निर्णायक स्थिति में है, वहां भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, इसलिए चूंकि वहां हिंदू मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा। जब वहां हिंदू मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा, तो फिर मुसलमान उस कैंडिडेट को वोट क्यों करे? मुसलमानों ने ठेका थोड़ी लिया है। आज तक हमारे लोग भी समझते थे कि शायद हम लोग अगर बसपा को वोट करेंगे तो जन्नत के करीब पहुंच जाएंगे, या सपा को वोट करेंगे तो बिल्कुल जन्नत का टिकट मिल जाएगा, और बीजेपी को करेंगे तो जहन्नम पक्की। कांग्रेस कोई सहाबा की जमात नहीं है, उलमा की जमात नहीं है, ताबाइन की जमात नहीं है, तबे ताबाइन की जमात नहीं है। हमारे उलमाए किराम तमाम लोग, मौलाना महराज साहब, मौलाना अदनान साहब और तमाम उलमाए किराम, तमाम लोग इस बात का मैसेज पूरे देश में देंगे कि इस बार भारत का मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करेगा। तमाम लब्बैक कहेंगे, नाराए तकबीर, उलमाए किराम जिंदाबाद। तो तमाम लोग इस बार इंडिया गठबंधन से नाराज हैं। उसकी बहुत सारी वजह यह है कि इन लोगों ने हमारे उलमाए किराम की बात नहीं मानी। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अभी खत लिखा राहुल गांधी जी को, कोई जवाब नहीं आया। मौलाना अरशद मदनी ने खत लिखा सपा को, कोई जवाब नहीं आया। ये लोग इस तरीके से मुसलमान को दरकिनार कर रहे हैं। वो कहना, मैं उनके नाजों पे लुट गया हूं मगर वो मुझ पर फिदा नहीं है। वो ऐसे ठुकरा रहे हैं मुझको कि जैसे मेरा खुदा नहीं। मुसलमान इनके नाजों पे लुट गया, खो दिया कतरे ने खुद को एक समंदर के लिए, और मजा ये कि समंदर को पता कुछ भी नहीं। मुसलमानों ने अपनी सारी चीजें दांव पर लगा दी। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी रैलियां इन लोगों के लिए की, बड़े बड़े ऐलान इन लोगों के लिए किए, और इन लोगों ने बड़े बड़े वादे मुसलमानों के साथ किए, लेकिन कोई वादा इन लोगों ने आज तक मुसलमानों को क्या दिया है? कब्रिस्तान की बाउंड्री, अल्पसंख्यक कल्याण। और कहां गए वो लोग जो ये नारा देते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी? क्या मुसलमानों की इस देश में इतनी भी हिस्सेदारी नहीं कि मुसलमान को किसी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री मिल सके, किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री मिल सके? और कांग्रेस तो मुसलमानों की असली दुश्मन है भाई। मुरादाबाद जैसा दंगा, हाशिमपुरा जैसा दंगा, मेरठ जैसा दंगा, इतने बड़े बड़े दंगे कांग्रेस के शासन में हुए और मुसलमान का खून बहा सड़कों पर। क्या कांग्रेस फिर से यही चाहती है? क्या मुसलमानों की लाश पर फिर से सियासत करना चाहती है? आपने टिकट की बात की है, 4 को 5 टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी की दी हुई है। अब तक एक टिकट केरल में सिर्फ मुस्लिम को दिया है, जबकि यूपी बिहार में भी 40 से 65% की मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, उन पर अभी तक कोई टिकट नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज तक मुसलमानों ने जिस सीट पर मुसलमानों ने एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट किया हो, आप बताइए बीजेपी अपनी सीट क्यों खराब करेगी? अरे भाई, एक एक सीट हर पार्टी के लिए इतनी मुफीद होती है
कि पार्टियां एक एक सीट पर 3-3 बार कैंडिडेट बदलती है, कहीं ये कैंडिडेट को मुकम्मल तौर पर जो है वोट हासिल करने में नाकाम हो। जब 3-3 बार कैंडिडेट बदलती है तो क्या बीजेपी इतनी बेवकूफ है कि वो उस सीट पर वोट दे देगी जहां बीजेपी के बिल्कुल पूरी तरीके से खिलाफ वोट गया हो? कैसे दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। तो मुसलमान वोट किसे करें, क्या अपील करेंगे आप, किसे वोट करें? हम तो ये अपील करेंगे कि मुसलमान एक तरफा वोट किसी को ना करे और इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल ना करे। इंडिया गठबंधन को जहां जो कैंडिडेट हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बसपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, इन लोगों के अलावा उसको वोट कर दें। थाना कुतुबशेर पुलिस ने दंगा करने एवं धमकी देने के मामले में वारंटी अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने दंगा करने एवं धमकी देने के मामले में वारंटी अभियुक्त बिट्टू को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक अजब सिंह मौजूद रहे। थाना देवबंद पुलिस ने छेड़छाड़ एवं चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त को ग्राम झबीरण से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना देवबंद पुलिस ने छेड़छाड़ एवं चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त दिलशाद को ग्राम झबीरण से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में महिला उप निरीक्षक स्वाति रानी, कांस्टेबल परविंदर मौजूद रहे। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर को एसबीडी अस्पताल के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर सोनू उर्फ अमित कुमार को एसबीडी अस्पताल के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 25 पौवे अवैध शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक लोकेश कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार मौजूद रहे। थाना देवबंद पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को हाईवे जड़ौदा जट के रास्ते के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना देवबंद पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर नितिन को हाईवे जड़ौदा जट के रास्ते के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शीतल शर्मा, कांस्टेबल उमेश कुमार मौजूद रहे।